Hello everyone, I welcome you all on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is securitization part 1. So in this chapter we will be going to discuss the securitization और क्या क्या इस securitization के advantages और disadvantages रहते हैं इसके बारे में बात करेंगे. सो सिक्योरिटाइजेशन के बारे में अगर बात की जाए सो बैंक्स और जो भी नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ होती हैं वो पूलिंग ऑफ डेट किया जाता है उन बैंकिंग और नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ के द्वारा और फिर उन डेट से होने वाला जो रिटर्न होता है उस रिटर्न को जो है वो सेल आउट कर दिया जाता है एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को. और जो वो रिटर्न होता है उसको कैसे सेल आउट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़. सिक्योरिटीज़ के अंदर हम लोग बॉन्ड्स को कंसिडर करते हैं, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स को. इसके अलावा कोलेट्रलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस विल बी द पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ जिसकी फॉर्म में इस रिटर्न को जो है वो थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को सेल आउट किया जाएगा. सो अब ये जो पूलिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स है इसकी अगर एग्जांपल्स की बात की जाए सो रेजिडेंशियल मॉर्टगेजेस, कमर्शियल मॉर्टगेजेस, ऑटो लोन्स या फिर क्रेडिट और डेट ऑब्लिगेशंस जो हैं वो पार्ट बनेंगे इस पूलिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डेट का. सो मूविंग अहेड, अब अगर हम सिक्योरिटाइजेशन की बात करें सो सिक्योरिटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर इन मल्टीपल एसेट्स, मल्टीपल डेट्स को जो है वो पूल किया जा रहा है और एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को जो है वो सेल आउट किया जा रहा है. तो इसी के बारे में अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं. सो अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की जाए सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ओरिजिनेटर. अब ये जो ओरिजिनेटर है ये कौन है? ओरिजिनेटर वो है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट्स टू एसपीवी. अब ये एसपीवी क्या है? एसपीवी इज स्पेशल पर्पस व्हीकल. अब ये जो ओरिजिनेटर है इसके द्वारा एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है इस स्पेशल पर्पस व्हीकल को सो दैट कल को जैसे जो भी कोई लोन्स वगैरह हैं अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो उन लोन्स के डिफ़ॉल्ट करने की वजह से बैंक को किसी भी तरह का कोई लॉस वगैरह जो है वो बियर ना करना पड़े, इसीलिए एसपीवी का यूज़ किया जाता है एज अ बैंकरप्सी रिमोट व्हीकल के रूप में. अब यहीं पे हम लोग ये देखते हैं कि ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है इन्हीं जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड के अंदर बात की जो पूल्ड एसेट्स हैं इन्हीं की रीपैकेजिंग की जाएगी और फिर इनको एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को जो है वो सेल आउट कर दिया जाएगा. अब यहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि दो स्टेजेस जो हैं वो इस सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं. पहली स्टेज जहाँ पे हम लोगों ने बात की पूलिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स के बारे में और दूसरी स्टेज उसको बोला जाएगा जहाँ पे इन सिक्योरिटीज़ को जो है वो सेल आउट कर दिया जाएगा टू द थर्ड पार्टी इन्वेस्टर. अब यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग देख लेते हैं. ओरिजिनेटर के बारे में हम लोगों ने बात की, स्पेशल पर्पस व्हीकल को समझा. इसके अलावा ऑब्लाइज़र कौन है? ऑब्लाइज़र वो है जो इस डेट को एक्चुअल में पे करेगा. ये डेट लोन की फॉर्म में हो सकता है जैसे ऑटो लोन हो सकते हैं, व्हीकल लोन्स हो सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के जो डेट्स हो सकते हैं वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं. अब इसके अलावा ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल हैं इनको किसके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है? जो लोग इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल को बनाने में स्पॉन्सर का रोल प्ले कर रहे हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्पॉन्सर्स बोल देते हैं. सो ये हम लोगों ने सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस को समझा दो स्टेजेस के अंदर. अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में. सो एडवांटेजेस की अगर बात की जाए सो सिक्योरिटाइजेशन का सबसे पहला एडवांटेज क्या रहता है कि ये एक तो लिक्विडिटी को जो है वो इम्प्रूव करता है क्योंकि हमारे पास जो भी एसेट्स पड़े होंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन्स रख लीजिए या फिर क्रेडिट कार्ड्स के जो डेट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बात कर ली जाए सो वो एसेट्स जो हैं वो अब भले ही उनसे एक रेगुलर रिटर्न आ रही है बट करंटली वो लिक्विड नहीं रहते हैं. सो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इस सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा जो ये लोन्स हैं इनको भी सेल आउट किया जा सकता है. इसके अलावा पोटेंशियल बैंकरप्सी का जो रिस्क रहता है उसको अवॉइड किया जा सकता है सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू. अब ये जो डेट्स हैं ये अलग अलग रिसोर्सेज से इनको जो है वो पूल किया गया है, मतलब कोई व्हीकल लोन है, कोई हाउसिंग लोन है. सो इनके जो है वो डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिफिकेशन. नेक्स्ट इज नॉन लिक्विड लोन्स को जो है वो लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. अब इससे हो क्या रहा है कि जो बैंक्स की बैलेंस शीट है वहाँ से इन लोन्स को जो है वो वेव ऑफ कर दिया जा रहा है. मतलब बैंक्स को जो है वो किसी भी तरह की जो प्रोविजनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है उस प्रोविजनिंग की ज़रूरत नहीं रह जाती है और ना ही किसी तरह की एडिशनल कैपिटल को एक्वायर करने की ज़रूरत रहती है फॉर मेंटेनिंग दिस डिफ़ॉल्ट ऑफ लोन्स. नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम डेट मार्केट विच इज़ इलिक्विड इन नेचर टू द कैपिटल मार्केट विच इज़
मोर लिक्विड इन नेचर। मतलब हम लोग जानते हैं कि जो डेट मार्केट होती है दैट इज़ नॉट दैट मच लिक्विड, और जो कैपिटल मार्केट होती है दैट इज़ वेरी मच लिक्विड इन नेचर। सो फंड्स को जो है वो डेट मार्केट से कैपिटल मार्केट के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। अब हम लोग जो है वो इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी रिस्की हो जाता है सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू जो है वो इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर वो ये जो लोन्स हैं अगर ये डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो एक इन्वेस्टर के लिए ये काफ़ी रिस्की हो जाएगा इन लोन से पेमेंट को रिकवर कर पाना। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर को असेस करना होता है दैट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट इन दीज सिक्योरिटीज़, क्योंकि अलग अलग तरह के लोन्स हैं, कोई हाउसिंग लोन है, कोई व्हीकल लोन है, ठीक है, इसके अलावा कोई एजुकेशनल लोन है। सो जो रिस्क फैक्टर है हर एक लोन के साथ उसको एक्सेस करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ दिस सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं कि आरबीआई के द्वारा कुछ मास्टर डायरेक्शंस को इशू किया गया था 2020 के अंदर रिगार्डिंग दिस सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। अब दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल टू ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऑन सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सिक्योरिटाइजेशन है वैसे तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल रहता है बैंक्स के लिए, बट बैंक्स को जो है वो रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन और लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए ही नए लोन्स को एक्सपोजर देने का भी काम करता है। तो अगर हम लोग यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें दैट इज़ मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट। अब हम लोग ये देखते हैं कि आरबीआई ने कहा है कि बैंक्स जो हैं वो सारे के सारे लोन्स जो भी डिफ़ॉल्ट होने की जिन पे रिस्क रहता है उन सभी को जो है वो सिक्योरिटाइज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई लोन जिसका मैच्योरिटी पीरियड 24 मंथ्स या इससे कम है तो उस केस में जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 5% ऑफ द बुक वैल्यू। मतलब 5% ऑफ द बुक वैल्यू इज़ टू बी रिटेन्ड बाय द बैंक इटसेल्फ। अगर वहीं ये पीरियड 24 महीने या फिर बुलेट रीपेमेंट की जानी है तो उस केस में एमएमआर मतलब मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट इज़ 10% ऑफ द बुक वैल्यू। इन द केस ऑफ रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ जो एमआरआर रहता है दैट इज़ 5% ऑफ द बुक वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिनल मैच्योरिटी। सो ये हम लोगों ने समझा मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट के बारे में। अब आरबीआई के द्वारा कुछ डायरेक्शंस 2021 में भी लाई गई जहाँ पे एक कंपलसरी जो है वो बोर्ड का अप्रूवल होना ज़रूरी है फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। अगर सिक्योरिटाइजेशन करनी है बैंक ने तो उस बैंक के जो बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसका कंपलसरी अप्रूवल होना ज़रूरी है। मूविंग अहेड अब हम देखते हैं कौन कौन से एसेट्स जो हैं वो सिक्योरिटाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं। सो रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज़ जिसके अंदर कैश क्रेडिट अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स आ जाते हैं, एसेट परचेज्ड फ्रॉम अदर एंटिटीज़, इसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर जो है जिसके अंदर हम लोग मॉर्टगेज बैक्ड या फिर एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़ को देखते हैं, और ऐसे लोन्स जिनके अंदर बुलेट पेमेंट होनी है बोथ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। अब यहीं पे हम लोग मिनिमम होल्डिंग पीरियड की भी बात करते हैं। सो ये क्यों मिनिमम होल्डिंग पीरियड क्यों रखा गया है? सो टू प्रिवेंट पासिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क टू द इन्वेस्टर की, मतलब सारा का सारा रिस्क जो है वो इन्वेस्टर को ही ट्रांसफ़र ना कर दे बैंक। अब अगर लोन की मैच्योरिटी 2 साल की है तो उस केसेस में जो वीकली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी है, मतलब कम से कम 12 जो किश्तें हैं वो बैंक को लेनी होंगी अगर वीकली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी है। अगर फोर्टनाइटली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी है उस केस में जो है वो 6 किश्तें जो है वो बैंक को लेनी होंगी, उसी के बाद जो है सिक्योरिटाइजेशन की जा सकती है। इसी तरह से मंथली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी अगर मंथली हो रही है रीपेमेंट तो उस केस में 3 किश्तें जो है वो बैंक को लेनी होंगी। अगर क्वार्टरली हो रही है तो उस केस में 2 किश्तें बैंक को लेनी होंगी। इसी तरह से 2 साल से 5 साल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जो है वो इन रीपेमेंट की दी गई है, और 5 साल से ज़्यादा के लिए भी अलग अलग यहाँ पे रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली और क्वार्टरली बेसिस के ऊपर दी गई है। So now try to answer out this question. In the context of securitization, an obligor is transfer the asset to the SPV, is liable to pay the debt, promotes the SPV, none of the above. So try to answer out this question in your comment box. अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था which among the following can improve the management information system for banks? 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे आप लोगों को दी गई थी। So the right answer for this question will be option C, that is 1 and 3 only. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।